ये रहा आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र जो आपके एग्ज़ाम में जो है 2024 में इस प्रकार के प्रश्न रहेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियाँ अफवाहों में हैं कि यही वाला प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा ये है। तो मॉडल मतलब क्या होती है? मॉडल क्वेश्चन पेपर मतलब आपको एक बार दिखाई जा रही है कि ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आएगी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उन चीज़ों पर आप ध्यान दें। ठीक है, किताबों को भी पढ़े अच्छे तरीक़ा से, तब आप सही प्रश्नों को बढ़िया से आप एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। इसके प्रश्नों के उत्तर को भी मैं आपको बताऊंगा, आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है और सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, देर नहीं करते हुए। देख सकते हैं ये वाला झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा 2024 मॉडल प्रश्न पत्र जो MCQ, इसका मतलब क्या होती है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब आपके जो परीक्षा जो होने वाले हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। इसका मतलब कि कोई प्रश्न है उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, जैसे आपको मैं अभी दिखाऊंगा। कक्षा 8 के लिए ये वाला है, सोशल साइंस का है, पूर्णांक 50 है। यानी कि पूर्णांक मतलब मार्क्स। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना फुल मार्क्स, फुल मार्क्स कितना का है? 50 का। मतलब कि 50 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। समझ में आ गया आपको? और अलग से OMR शीट दिया रहेगा जिसमें आपको क्या करना है? कलर करना है। ठीक है, OMR शीट किस प्रकार भरी जाती है आपको अवश्य पता होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर अब शुरू करते हैं। देखिए, निर्देश को भी थोड़ा बहुत आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही अभी जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के समय इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे अभी पढ़ लें, जो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है ना, तो एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पढ़ना है। तो आप सभी चीज़ों को बढ़िया से आप तैयार रखिए, है ना, कि क्या क्या आपको प्लान बना के चलना है सब कुछ। देखिए, कुल 50 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न के उत्तर आपको करना है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, उसके बाद गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। मान लीजिए कि यदि कोई ऐसा प्रश्न आया परीक्षा में जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप उसे बनाकर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। यदि आपका सही हो गया तो तुक्का यदि लग गया सही तो फिर ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रहा हमारा पहला प्रश्न और यहाँ पर बोला गया है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, किताबों पर आप विश्वास कीजिए। मॉडल पेपर, गैस पेपर, सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं और आपको लगता है कि एग्ज़ाम का तैयारी हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किताबों को पढ़ना है। सरकार आपको मुफ्त में किताब दे रही है ना, तो किताबों को पढ़ना ज़्यादा सही है। इसलिए आप किताबों को पढ़ें तो ये सभी तो प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा, बिना हम लोग ये बनाए भी आप बना लोगे। जैसे देखिए यहाँ पर बोला गया, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? जेम्स मिल, वॉरेन हेसिंगटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स रेनेल। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? देखिए, इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जेम्स रेनेल होगा। ठीक है, देखिए मैं जो आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को खुश या किसी को दुखी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कोई चीज़, है ना। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक शिक्षक का यही दायित्व होता है कि बच्चों को सही दिशा दिखा सके। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। यदि मैं यहाँ पर खुशी करते रहूँ सभी विद्यार्थियों को, तो आप लोग भरपूर लाइक कीजिएगा, ये भी मुझे पता है। देखिए, लेकिन ये मकसद नहीं, आपको सीखना मकसद है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 को देखिए, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? आप लोग बता सकते हैं इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। क्या आप उसको नाम पता है आपको? कौन कौन से? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इस प्रकार से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तो प्रश्न बहुत इजी है, क्लास 6 की किताब में भी है। चलिए खैर, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न आपका है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम किला जो है ना, ये किस शहर में बनाया गया था? आप लोग बता सकते हैं। ये होगा आपका कलकत्ता। क्या होगा? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोला गया, टाइगर ऑफ मैसूर, बहुत इंपॉर्टेंट था ना सवाल।
किसे कहा जाता है? देखिए टाइगर ऑफ मैसूर, ये जो मॉडल पेपर है मुझे लगता है इनमें से 3-4 प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, देखिए टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर जो है वे कहा जाता है टीपू सुल्तान को। किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली का ही ये ना पुत्र था टीपू सुल्तान। ठीक है, तो टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या बोला गया है? भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना। भारत में जो है अंग्रेजों द्वारा किसान को जबरदस्ती खेती करवाया जाता था। वे किसकी खेती था? आप लोग बता सकते हैं। धान, नील, गन्ना, गेहूं, क्या होगा इसका? इसका होगा नील। क्या होगा? नील होगा। यानी कि 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए नील जो है ना वो इंडिगो की खेती जिसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये नील जो है इससे नील के खेती करने से क्या होता है कि खेत की उर्वरकता शक्ति घटती है और इस कारण से खेत में यदि धान और गेहूं यदि हम लोग बोएंगे ना तो उसकी जो पैदावार जो है ना वो घट जाती है। और नील तो हम लोग का दिनचर्या का माध्यम नहीं है, मतलब नील को तो हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसीलिए ये वाला नील का खेती किसान करना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों को मुनाफा सबसे ज़्यादा नील से होती थी, इसी कारण अंग्रेज़ ज़बरदस्ती खेतों पर नील का खेती करवाते थे। ये आपको समझ में आया? अभी एक आंदोलन के बारे में आप ऊंचे क्लास में पढ़ोगे, खैर अभी नहीं, चंपारण आंदोलन पढ़ोगे ना, तब वहाँ आपको समझ में आएगा अच्छी तरीक़ा से। ठीक है, खैर अभी आप लोग इतना समझिए, आपकी किताब में भी बहुत नॉलेज है। देखिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ? ये हमारे प्यारे से राज्य झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए आपको समझाना मेरा मकसद है ना, तो आपको समझ में आना भी चाहिए। देखिए अब हमारे क्या है 7th नंबर। अच्छा किताब यदि आप लोग पढ़े ना तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा भी तो आप आंसर बता सकते हैं, इतना इजी सवाल है यहाँ पर। चलिए अब आप लोग यहाँ पर 7th नंबर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? देखिए भारत में बोला गया है ना, देखिए भारत में सबसे पहला जो सूती कपड़ा मिल जो है ना, पावर लूम, ये आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? किताबों में पढ़े हैं ना। तो सूती कपड़ा मिल सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, ये आप लोग बता सकते हैं क्या? देखिए सबसे पहले सूती कपड़ा मिल जो स्थापित जो किया गया था वे बम्बई में किया था। अच्छा बम्बई लिखा गया, मुंबई नहीं, क्योंकि बम्बई पहले कहा जाता था, है ना। तो बम्बई में सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी बन सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद। ठीक है, सूती कपड़ा उत्पादन सबसे ज़्यादा होते हैं ना वहाँ। यदि मैं बात करूँ जापान का, क्योंकि आपकी पुस्तक में है जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वही आपका हो जाएगा ओसाका। ठीक है, और यदि भारत का बोलेगा तो अहमदाबाद। और यहाँ पर यदि आपसे ये पूछे कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, तो वह होगा बम्बई। ठीक है, बम्बई होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रही है, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? देखिए 4 ऑप्शन है ना, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो होगा ना वे हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, मंगल पांडे। क्या होगी? मंगल पांडे होगी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए ये रहा आपका यहाँ पर सवाल क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर बोला गया 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, बता सकते हैं आप लोग ये क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है? दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना, या डी नंबर चर्बी वाले कारतूत का अफवाह। ठीक है, तो यहाँ जो है ना बिल्कुल इसका सही ऑप्शन जो होगा वे होगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर होगा। 1857 ईस्वी में, जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया, इससे आप इस प्रश्न को लिंक कीजिए।
इनमें कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? तो वे मंगल पांडे, ठीक है। और मंगल पांडे जी ने ही सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेजों से लोहा लिया, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कारतूसों में पशुओं के चर्बी का उपयोग होता था, इस कारण से। तो ये हमारे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या बोला गया है, यानी 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। देखिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आपको बताना है, ठीक है। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये प्रश्न आपको जो ना किताब में आपको मिलेगी, ठीक है। किताबों को आप अच्छी प्रकार से पढ़िए, अंडरलाइन करके पढ़िए, आप हाइलाइटर भी एक खरीदिए, ठीक है। और जब भी आप किताबों को पढ़ें ना तो हाईलाइट करते हुए पढ़िए, ताकि आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और आप समझ सकेंगे, आपका खुद का एक नोट्स भी तैयार होगा, उससे बहुत बेनिफिट होगा। आप अच्छे तरीक़े से किताबों पर ज़्यादा विश्वास करें, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ किताब पढ़िए। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये आपका जो होगा वह होगा ऊर्ज डिस्पेज, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन बोला गया है ना, बहुत आसान सवाल है, ये तो सभी विद्यार्थी जरूर बताएंगे। शांति निकेतन की स्थापना बोला गया है, तो शांति निकेतन की स्थापना किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना। जैसे मैं बात करूँ ना राष्ट्रीय गान, ठीक है, और एक होती है राष्ट्रीय गीत, ठीक है। तो हम लोग जो जन गण मन जो गाते हैं विद्यालय में, वे राष्ट्रीय गान है। क्या है? राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान को किन्होंने लिखे थे? तो वे रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये भी याद रखना है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है, तो इनको जो लिखे थे वे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखे थे, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ठीक है, ये आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये तो ज़्यादा दिनों की बात भी नहीं है। तो आप बता सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, ठीक है। तो ये जो है शुरुआत जो की गई थी वे 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? तो ये आपको बताना है, अपने पुत्र की शादी किनसे करवाए थे? तो विधवा से कर एक मिसाल पेश किया। तो बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, है ना। तो ये इसका होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में, है ना। देखिए 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ठीक है, इसका आपको विकल्प यहाँ मिलेगी। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना, ये प्रश्न रहा और इसका विकल्प यहाँ है जो आप लोग देख सकते हैं। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं कौन सा विकल्प इसका सही होगी। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए ताराबाई शिंदे, ठीक है, ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में, है ना। 15 नंबर यहाँ पर सवाल है कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है ना। पेरियार के नाम से किन्हें जाना जाता है आपको बताना है। तो यहाँ जो हो जाएगा वे हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये होगा ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना बोला गया है। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वे यहाँ पर डेट भी आपको दिया गया ना, तो डेट भी याद रखना है, ठीक है, डेट भी याद रखना है कब की गई, तो 1817 में। और कहाँ पर? तो कलकत्ता में, ये भी याद रखना है। हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई, ठीक है,
तो ये जो है हमारा ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ना, तो ये आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, है ना। देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। आप विकल्प को पढ़िए और हमें बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, कमेंट यदि आप नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिए, आप सिर्फ बोलिए। ठीक है, बोलिए। तो यहाँ पर हमारे क्या होगी, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में, है ना। तो ये रहा आपका 18 नंबर प्रश्न, और चलिए हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर का हो गया ना। ठीक है, 18 नंबर यहाँ पर देखिए हमारा है प्रश्न, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला, है ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। तो यहाँ पर क्या होगा ये आप बता सकते हैं। तो ये इसका हमारा होगा भगत सिंह जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सरदार भगत सिंह, है ना, सरदार भगत सिंह होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी सरदार भगत सिंह। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ देखिए, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और आपको बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसका हमारा होगा माइकल किंडो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, माइकल किंडो जो है वे हॉकी खिलाड़ी थे, है ना, और इन्होंने जो है भारत को ओलंपिक, ठीक है, और विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाए थे। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, है ना, प्रश्न संख्या 20 को देखिए, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। पवन चक्की, ठीक है, पवन चक्की, अब जियोग्राफी का सवाल है। तो पवन चक्की जो है किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो पवन चक्की जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, नवीकरणीय। अच्छा, आप लोग के सवाल आ रहा होगा संसाधन, देखिए नवीकरणीय एक अनवीकरणीय यहाँ पर आप समझते हैं, संभाव्य भी आप किताब में जरूर पढ़े हैं, है ना। देखिए नवीकरणीय संसाधन है कि इसका उपयोग हम लोग यदि हम लोग करते रहे बार बार, ठीक है, तो ये ख़त्म ही नहीं होगी। मतलब आप इस प्रकार से समझिए, है ना। तो पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो वह नवीकरणीय है। क्या है, नवीकरणीय है, मतलब इसका उपयोग हम लोग लगातार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, नवीकरणीय, ख़त्म नहीं होगी, ये भी आप समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी, भारत का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, आपको तो सभी को पता होगा ना, इसरो। ठीक है, हाल फिलहाल में अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, ये भी आप लोगों ने न्यूज़ में और टीवी में तो जरूर देखे होंगे, है ना। तो इसरो द्वारा अभी हाल में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक, देखिए हमने जो बोला वही यहाँ पर हो गया, है ना। तो मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया, तो कौन सा, हाल फिलहाल में बात कर रही है ना। देखिए इस प्रकार से करंट का भी यहाँ पर सवाल आए हैं, काफ़ी शानदार लगा मुझे ये देख करके ना। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रयान 3। क्या होगी, चंद्रयान 3। ठीक है, इसरो अभी लगातार अंतरिक्ष में अभी ये हमारे जो है अंतरिक्ष यान, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं जो अंतरिक्ष में जो भेज रहे हैं अभी सैटेलाइट वगैरह, ये लगातार इन पर अभी बढ़ चल के भारत अभी आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझिए, चंद्रयान जो 3 था ना, ये हमारे चंद्रमा के साउथ पोल पर जा कर के उतरे थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्या बोला गया है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव, देखिए अभी मैंने आपको बताया साउथ पोल मतलब ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, तो पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है। देखिए पहला देश बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, पहला देश बोला गया है। तो यहाँ पर क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी, हमारा प्यारा भारत, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। तो ये रहा आपका यहाँ पर प्रश्न 23, और यहाँ पर बोला गया है
इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरणीय में सहायक है? ठीक है, मृदा के निम्नीकरणीय में सहायक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ लिखा है वनोन्मूलन, वनोन्मूलन क्या निम्नीकरणीय में सहायक है? तो ये भी है, ये तो है, वनोन्मूलन भी होगी। ठीक है, अच्छा और भी विकल्प पढ़ लेते हैं हम लोग, विकल्प सब। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, इससे भी भूमि निम्नीकरण होती है भूमि का, और अतिचारण से भी होगी, है ना। वनोन्मूलन मतलब क्या? पेड़ पौधों की कटाई। ठीक है, जैसे कि आप कहीं घर सड़क बना रहे हैं तो पेड़ पौधे तो कटते हैं, तो वनोन्मूलन हो गया। रासायनिक उर्वरक का भी उपयोग से होती है और अतिचारण से भी होती है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए 24 नंबर यहाँ पर सवाल है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? ठीक है, जो कुल जो पानी है ना पृथ्वी में, तो उनमें से कितना प्रतिशत जो है पीने लायक है, ये आपको बताना है। तो उसमें से 2.7%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 2.7%। ठीक है, 2.7%। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पर बोला गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है किससे संबंधित है, आप बता सकते हैं क्या? ऑप्शन पढ़ें, बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगी इसका ऑप्शन? इसका होगा हमारा युवाओं के कौशल विकास से, है ना, इससे संबंधित है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए 26 नंबर यहाँ पर है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? देखिए विश्व में सबसे अधिक बोला गया है ना, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक विश्व में जो होगा वे आपका है चीन। क्या है? चीन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, विश्व में पहला बोलेगा तो चीन बोलना है आपको। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 नंबर यहाँ पर क्या बोला गया? देखिए इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना, कई बार आपने पढ़ा है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो किसे सफ़ेद सोना कहा जाएगा? तो सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कपास। ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए 28 में, है ना। देखिए ये रहा आपका 28 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर बोला गया है एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर, देखिए किताब में, हालांकि आप तो मेरे से नहीं पढ़े हैं, तो किताब में आपका ना कल्चर वगैरह सब कुछ लिखा है। ठीक है, तो वे आप याद कर लीजिएगा कौन सा कल्चर किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है एपीकल्चर बोला गया है, तो एपीकल्चर जो है वे संबंधित है मधुमक्खी पालन से। किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पर बोला गया है, इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? मसाला उत्पादन बता दीजिए, मसाला उत्पादन। ठीक है, जब यहाँ से ना भारत में जब पुर्तगाली लोग जब आया था, समुद्री मार्ग का खोज करते हुए भारत पहुँचे थे। ठीक है, तो ये क्या किए थे ना पुर्तगाली लोग, ये यहाँ के मसालों को लेकर के गए थे। ठीक है, और 200 गुना अधिक कीमतों पर वे विदेशों पर उसे बेचे थे, काफ़ी मुनाफा हुआ था। कई देशों में तो यहाँ के जो काले मिर्च जो होते हैं ना, कई देशों में इसको मुद्रा के रूप में भी उपयोग किया जाता था। आप लोग पढ़िएगा धीरे धीरे करके तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो मसाले उत्पादन में प्रमुख जो हो जाएगा ना, वे आपका होगा भारत। क्या होगा? भारत, ऑप्शन नंबर ए हमारा प्यारा भारत। ठीक है, सुंदर सा भारत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तब। चलिए क्वेश्चन 29 नंबर हो गया, अब हम लोग 30 देखते हैं ना। देखिए 30 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग बोला है, खनिज। ठीक है, तो यहीं से तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा ऑप्शन को पढ़ते हुए। देखिए बोला गया सूती वस्त्र, लो इस्पात, रेशम, कागज, ये सब कैसे खनिज हो जाएगा? खनिज हमारे क्या होगा? लो इस्पात होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में, है ना। देखिए 31 नंबर यहाँ पर सवाल है कि भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? आप बता सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका होगा जमशेदपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ पर बोला गया झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उद्योग के लिए बोला गया है ना, उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध बोला गया है,
तो वे आपका है सिंदरी। क्या है? सिंदरी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन सिंदरी, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। ये रहा आपका 33 नंबर प्रश्न और यहाँ पर बोला गया है इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। देखिए जनसंख्या परिवर्तन जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है, तो यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। तो ये रहा आपका 34 नंबर सवाल और यहाँ पर बोला गया है कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, तो वे आपका होगा संसदीय शासन पद्धति है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में, ठीक है। चलिए 35 नंबर यहाँ पर सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ना। मौलिक अधिकार बोला गया है, मौलिक कर्तव्य और अधिकार थोड़ी दोनों अलग है ना। तो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, कितना मौलिक अधिकार आप बता सकते हैं हमें? तो इसका जो हमारा होगा वे सही विकल्प जो होगा वे होगा हमारा 6। क्या होगा? 6, ठीक है। देखिए 6 हमारा होगा, क्या होगा? 6। पहले 7 था, एक हमारा अधिकार मौलिक अधिकार में एक हट गया संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की पुस्तक में तो ये सभी जानकारी तो है, ठीक है। एक भी प्रश्न ऐसा थोड़ी है कि किताब से बाहर से है, नहीं किताबों से ही है ना प्रश्न। देखिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 नंबर यहाँ पर है भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है आप बता सकते हैं? धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष है मतलब सभी धर्मों को बराबर प्राथमिकता दिया गया है। यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर देखी जाती है, तो क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 37 में। देखिए 37 नंबर यहाँ पर है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी नंबर बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में। यहाँ पर बोला गया है सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता था। देखिए सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा जो है ना कहाँ से आता है, सॉरी हमने था बोला है था, आता है। देखिए जन सुविधाओं के लिए भारत जो है सरकार के पास पैसा जो आता है वे कर से आता है, टैक्स से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। तो ये रहा आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 39 नंबर प्रश्न और यहाँ पर बोला गया है इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है ना। तीनों अंगों से संबंधित जो है वे आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए सी नंबर ऑप्शन को पढ़िए, तो यहाँ क्या लिखा है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तीनों अंग से तीन गो अंग कौन कौन से हो जाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 है ना, 40 नंबर सवाल। यहाँ पर क्या बोला गया ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पर 40 नंबर, अब देखिए यहाँ पर बोला गया केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल मतलब पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए। तो आप बता सकते हैं कितने सांसद का समर्थन चाहिए कम से कम, कहाँ पर? तो ये आपका लोकसभा में, कहाँ पर? लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो होगा वे होगा हमारा 272। क्या होगी? 272। ऑप्शन में सी में लिखा है ना, तो ये सही है आपका, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। देखिए यहाँ पर 41 नंबर किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। देखिए भारतीय संसद का उच्च सदन, सदन दूगो, निम्न सदन, उच्च सदन, ठीक है। तो उच्च सदन जो कहा जाता है वे राज्यसभा को कहा जाता है, याद रखिएगा। राज्यसभा होगा उच्च सदन, ठीक है। और जो लोकसभा जो है ये निम्न सदन है। लोकसभा क्या हो जाएगी? अच्छा यहाँ आपको नहीं दिख रहा था, सॉरी। देखिए 41 नंबर यहाँ पर है किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, तो वे राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, याद रखिएगा। हाँ, और यदि आपको निम्न सदन की बात करें तो वे लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में। देखिए 42 नंबर यहाँ पर सवाल है इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। काफ़ी आसान सवाल है तो ये है ना, किसके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं हम लोग? प्रत्येक वर्ष मनाते हैं ना, 5 सितंबर को,
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। चलिए, तो ये चलिए हम लोग आगे बढ़े। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये अभी आपको याद रखना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आप समझिए, उपराष्ट्रपति प्रथम तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे बार जो है ना वे भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो ये ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिए यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 43 में, इनमें से किस संस्था का नाम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। तो क्या होगी इसका? संसद होगी, है ना। संसद ही तो कानून बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में, ठीक है। 44 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के लिए कितने सांसदों का चुनाव होता है झारखंड में, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगी? 14। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़िए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। देखिए यहाँ पर बोला गया है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना आपको तो सबको पता है, कब की गई थी बता सकते हैं आप लोग? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, क्योंकि इसी दिन फिर हमारा बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। जेक बोर्ड भी तो स्थापना इसी दिन की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 15 नवंबर 2000। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा सवाल, और यहाँ पर क्या बोला गया है, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या बोला है, तो आपको भरना है डायरेक्ट 24, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ नहीं है सवाल में, बहुत इजी है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 47। ये भी आप लोग कितना बार पढ़ चुके होंगे, है ना। एफआईआर जो है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? एफआईआर, ठीक है। एफआईआर का फुल फॉर्म बोला गया है, बहुत बार आपने किताब में पढ़ा होगा। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है, एफआईआर का फुल फॉर्म। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में। ये रहा सवाल 48 नंबर, और यहाँ क्या बोला गया देखिए, वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? बता सकते हैं आप लोग? आपने हसियाकरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है हसियाकरण, बस यही है इसका आंसर, हसियाकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 का बी नंबर सही है, हसियाकरण हो जाएगा। हसियाकरण ही तो कारण ऐसा होती है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। देखिए 49 नंबर यहाँ पर सवाल है, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति? लीजिए कितना बार आपने किताब में पढ़ा, अनुसूचित जनजाति बोला गया है। झारखंड में कितना प्रतिशत जो है आबादी अनुसूचित जनजाति की है? तो अनुसूचित जनजाति की आबादी कितना प्रतिशत है? 26% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अंतिम यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न बचा है, चलिए इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका है, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? बालिकाओं से संबंधित योजना चलती है, आपको पता है, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ये आपका है सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मैंने आपको 50 प्रश्न के आपको मैंने उत्तर बताया यहाँ पर, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उसे भी सही जानकारी प्राप्त हो। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।